दोस्तों नमस्कार। तेज प्रताप उनके भाई 32 साल के, चिराग पासवान 37 साल के, अलग अलग तरीके से अलग अलग मुकेश सहनी 35 साल के, पुष्पम प्रिया एक नई लड़की मैदान में उतरी है, उसकी उम्र भी अपने तौर पर 28 साल की। ये एक नए तरीके की परिस्थिति और बिहार क्या वाकई 2020 को नए तरीके से राजनीतिक प्रयोग की दिशा में जा सकता है? क्या जा सकता है? और अगर जा सकता है तो आइए अब इसके उस कास्ट कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए। जातिगत समीकरण में भी नीतीश कुमार कहीं नहीं है, बीजेपी समझ गई है। जातीय तौर पर जब आप कहीं नहीं हैं और मुद्दे जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, रोजगार के मुद्दे होते हैं, इंडस्ट्री, उसमें भी जब आप कहीं नहीं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? नीतीश कुमार चुनाव हार रहे हैं। कितनी सीटों पर टिकेंगे यह बताने की स्थिति हम लोग आएंगे कल के बाद से, जब कल वोटिंग पैटर्न शुरू हो जाएगा, जानकारी मिलने चलेगी। लेकिन उससे पहले एक चीज समझनी चाहिए कि 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी अलग अलग थी, उस समय यादवों के वोट कितने पड़े थे बीजेपी को और कितने आरजेडी और जेडीयू को पड़े थे? यादवों के वोट लगभग 68% पड़े थे, क्लियर कट 68% यादवों के वोट आरजेडी और नीतीश कुमार को पड़े थे। सिर्फ बीजेपी के हिस्से में 12% गए थे। लेकिन यह जिक्र हम 2015 का कर रहे हैं। इस बार क्या होगा? ये 12% भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, यह पहला सवाल है। मुस्लिमों के वेट, चूंकि एमवाई समीकरण जो होता है मुस्लिम यादव का, मुस्लिमों के 69% वोट आरजेडी और जेडीयू को 2015 में मिले थे। बीजेपी के हिस्से में 6% आए थे। इस बार ये 6% भी बचेंगे या नहीं बचेंगे? लेकिन इसके काउंटर में जो अपर कास्ट के वोट थे, ऊंची जाति के थे, वो बीजेपी प्लस के हिस्से में 84% आए थे। आरजेडी के पास 9% आए थे, आरजेडी और जेडीयू। लेकिन इस वक्त अपने तौर पर जो ऊंची जातियों को जो टिकट दिया गया वो कांग्रेस ने बाखूबी दिया है, और कांग्रेस इसीलिए मैदान में उतरी है कि अपर कास्ट के वोट ट्रांसफर हो सके। वो जानती है जिले दर जिले संघर्ष है, जिले दर जिले जातियों का संघर्ष है। कहीं यादव और भूमियार और राजपूत आपस में संघर्ष, हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, जिले दर जिले। इसका भी जिक्र हम लोग करेंगे सीट वाइज जब इसका करेंगे। लेकिन बिहार में जो कुर्मी का वोट है वो सिर्फ 4% वोट है। उसका वोट बीजेपी को मिला था 18% 2015 में, 71% नीतीश कुमार की वजह से आरजेडी और जेडीयू कॉम्बिनेशन को मिला था। कोयरी यानी कुशवाहा वोट जो था वह बीजेपी को मिला था 28%, आरजेडी नीतीश कुमार को मिला था 31%। कुशवाहा खुद मैदान में थे पार्टी बनाकर, उनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे। इसी तरीके से जो अदर ओबीसी होती है, जो यादवों का जिक्र हमने कर लिया, कुर्मी कोयरी को हटा दीजिए, बीजेपी को सबसे बड़ा हिस्सा 43% मिला था, आरजेडी जेडीयू को 35% मिला था। महादलित बीजेपी को उस वक्त भी 30% मिला था। महादलित का निर्माण अपने तौर पर माना जाता है नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन महादलित का वोट आरजेडी और जेडीयू को सिर्फ 25% मिल पाया था। और इस पूरे प्रोसेस को जब आप जी रहे हैं, और पासवान का भी हिस्सा सुनेंगे तो सबसे ज्यादा वोट जाहिर है उस समय रामविलास पासवान की एलजेपी थी, उनको मिला था। आरजेडी को 19% वोट मिले थे। आरजेडी का मतलब 2015 में जेडीयू साथ में है, और लेकिन बीजेपी को मिला था 54%, क्योंकि रामविलास पासवान साथ में खड़े थे। यह एक स्थिति है। इस स्थिति के अक्स तले अब आइए जरा समझ लीजिए कि आखिर वह कौन सी स्थिति है जिसे हर किसी को जीना है। और अगर 2015 में अब रिशफल चीजें हो गई है, नीतीश कुमार उठ के बीजेपी के साथ चले गए हैं, कांग्रेस और लेफ्ट आरजेडी के साथ आकर खड़ी हुई, ये पूरी परिस्थितियां, दो अलग मोर्चे भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तब आइए इसके भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। और इसके भीतर का अनूठा सच यह है कि यादव और मुस्लिम लगभग 31.3%, इसका कितना परसेंट वोट बीजेपी या नीतीश कुमार को मिलेगा, यह कोई अब कहने की बात नहीं होनी चाहिए, जो वहां पर नजारा आ रहा है और इस देश के भीतर में भी जो मैसेजेस हैं। तो यादव और मुस्लिम 31% अगर एक साथ हैं, तब आइए आप जो अपर कास्ट होती है, अपर कास्ट में ब्राह्मण 5.7%, भूमियार 4.7%, राजपूत 5.2%, कुर्मी 4%, कायस्थ 2%, बनिया 6%, इन सबको मिला दीजिएगा तो लगभग 27.6%। इसका एक भी वोट आरजेडी कांग्रेस को मान लीजिए नहीं मिला, और दूसरी तरफ यादव मुस्लिम का एक भी वोट बीजेपी प्लस को नहीं मिला। तो कौन जीता? पहला राउंड ये हो गया। दूसरा राउंड इसके भीतर आइए। कुशवाहा 8% है, जो कुशवाहा अपने तौर पर खड़े हैं। तेली 3% है, मुसर और दुसाद के बारे में लगभग 2 और 4% है, यानी 17% ये अलग अलग
वोट बैंक और उसमें बटा हुआ है जो वहां पर कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। इसके भीतर जब और आप जाएंगे तो इसमें जैसे महादलित की स्थिति है, महादलित और दलित दोनों मिलाइएगा तो लगभग 16% बहुत साफ तौर पर है। इसमें हर तरीके के, इसमें आपको मांझी भी खड़े नजर आएंगे, चिराग भी खड़े नजर आएंगे, साहनी भी खड़े आज नजर आएंगे, जिनको ये वोट अपने तौर पर चाहिए। और इन सब के बीच जब अपर कास्ट के वोट आपने बीजेपी को दे दिए, यादव मुस्लिम के वोट आपने आरजेडी प्लस को दे दिए और इधर दे दिए, तब इसके बाद इस समय कोई दंगे तो हो नहीं रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम में चीज़ें बढ़ जाए कि 82% हिंदू है, 17-18% मुसलमान है, चीज़ें ऐसे बटेंगी नहीं। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चीज़ें बटेंगी। और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज की स्थिति को जब आप बांटते हैं, यहां पर एक जानकारी आपको और दे दे, आप किसी भी हालत में जब हम लोग जिक्र करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सत्ता को ही जिताता है, क्योंकि सत्ता से उसे लाभ मिलता है। अगर आरजेडी सत्ता में होती तो उसके अनुकूल होता, कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में होती तो उसके अनुकूल गीत गाए जा रहे होते, और इस समय ज्यादा एग्रेसिव वे में गाए जाते हैं। इसके दो उदाहरण हम आपको देते हैं। एक बड़े न्यूज चैनल ने बताया कि लगभग 12% की लोकप्रियता नीतीश कुमार की कम हो गई, लेकिन उसने नीतीश कुमार की सीट कम नहीं की। यह कमाल की चीज है, क्योंकि नीतीश कुमार ही फेस हैं। जब पूरे ग्रुप का नीतीश कुमार फेस है तो जनता दल यूनाइटेड तो नीतीश कुमार के ऊपर ही टिका हुआ होगा। तो 12% उनकी लोकप्रियता कम होती है पिछली बार की तुलना में, लेकिन उनके सीट्स नहीं कम होती हैं। इसी तरीके से एक दूसरा न्यूज चैनल ने उसके बाद किया सर्वे, उसने बड़ा शानदार तरीके से, हम उसका सिर्फ एक हिस्सा आपको बता दें, उसने आपको साइट्स पे मिल जाएगा, उसने सीमांचल का दिखाया कि महागठबंधन 46% वोट ले रहा है, और बताया एनडीए जो है 28% लेगा, जो अदर्स है वो 22% लेंगे। यानी 46% जो ले रहा है, जाहिर है वो तो कमाल कर देगा। लेकिन 46% चूंकि महागठबंधन है जो विपक्ष में है, जिसमें आरजेडी है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें लेफ्ट है, उसको तो जिताना नहीं है। 46 सीमांचल की 24 सीटों में भी उसने सिर्फ 8 से 11 सीट दी, और जिसको 28% वोट मिल रहा है उसको 11 से 15% सीट दी। कमाल की स्थिति है ना। तो उन एनालिसिस पे मत जाइए, उन सर्वे पर मत जाइएगा जो सर्वे दिखाए गए हैं, क्योंकि उसकी जब रेशियो आप निकालना शुरू कीजिएगा तो वो सत्ता को खुश करने के लिए हेडिंग होती है। जब उसके नीचे का मजमून पढ़ना शुरू कीजिएगा तो पता चलेगा कि चीजें उलझन में है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको बड़े बड़े दृष्टि तरीके से आपको नजर आएगा। चिराग पासवान कहते हैं सत्ता में आया, भ्रष्टाचार की जांच होगी, नीतीश कुमार जेल में होंगे। कल्पना कर सकते हैं यह बात अगर तेजस्वी ने कही होती तो इसका मतलब था बहुत सीधी फाइट है। तेजस्वी ने यह फाइट नहीं दी, फाइट दी चिराग ने। लेकिन चिराग का कहीं शे नहीं है। चिराग क्या करेंगे उसके बाद, इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, इधर मिल जाएंगे या उधर मिल जाएंगे, यह भी एक उलझन है। लेकिन निशाने पर कौन है? नीतीश कुमार, क्योंकि जनता दुखी है नीतीश कुमार से। तेजस्वी ने क्या कहा? थक गए हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर थक गए हैं, उम्र भी हो गई है, 15 साल भी सत्ता चला ली है, कुछ नई चीज देने की परिस्थिति में नहीं है, तो कुछ भी कह रहे हैं। यह बात उन्होंने कही, सौम्यता के साथ कही। अपने तरीके से इन दोनों बातों को समझिए। इसका मतलब है कि निशाने पर हर किसी के नीतीश कुमार है। बीजेपी ने भी अपने पोस्टरों से नीतीश कुमार को गायब कर दिया, और चेहरा नीतीश कुमार है या तेजस्वी है। हंग असेंबली होगी या फिर तेजस्वी सीएम होंगे, यहां से अब दूसरा सवाल निकल कर आ रहा है। हंग असेंबली की स्थिति में अपर हैंड बीजेपी का रहेगा, लेकिन हंग असेंबली अगर नहीं हो रही है बिहार में तो फिर इसका मतलब है कि बीजेपी यानी एनडीए चुनाव हार रही है। यह बड़ा क्लियर मैसेज है, इसको कोई छुपा के कहने की स्थिति में नहीं है, और यह रैलियों में बढ़ती हुई भीड़ को देखने की स्थिति नहीं है, बल्कि सूनी पड़ी रसोइयों के भीतर झांकने की स्थिति है। उन लड़कों के बीच बहस में बैठकर उनकी बातों को सुनने की, महसूस करने की स्थिति है कि चीजें बदलेंगे नहीं तो चीजें बदलेंगी भी नहीं। ये मैसेजेस उनके भीतर से निकल कर आ रहा है। कुछ तो बदलाव होना चाहिए, अन्यथा यह स्थिति तो दे पाने की स्थिति में नहीं है। 10 लाख नौकरी कैसे देंगे? ये जाहिर तौर पर यह हवा हवाई है। 19 लाख भी हवा हवाई है, वो 2 करोड़ भी हवा हवाई था, वो 15 लाख भी हवा हवाई था। इस देश के भीतर में इलेक्शन मैनिफेस्टो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आप उसको अगर लागू कर दें इस देश में, किसी भी साल का उठा लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी दौर का, किसी भी स्टेट का मैनिफेस्टो उठा, अगर उसको आप लागू कर दें
तो इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जनता को जो हक मिले हुए हैं, उन्हीं हकों में से कुछ कुछ चुराकर ये मैनिफेस्टो में लिखते हैं और सत्ता में आने के बाद उसी कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के राज को लागू नहीं होने देते हैं। यह स्थिति है। मगध, भोजपुर, मिथिलांचल, अंग प्रदेश, सीमांचल, इन तमाम जगहों को अब अगर आप हिस्सों में बांटेंगे तो बिहार का इलेक्शन पहली बार हिस्सों में नहीं बंटकर वो बिहार को एकजुटता के साथ ला रहा है। नेता कौन है, चेहरा कौन है, जिताना किसे है? जी नहीं, उल्टा कर दीजिए। अभी तक चेहरा कौन था, हराना किसे है, आगे उस दिशा में क्या चीजें जाएंगी, किसी को नहीं पता है। लेकिन यह जानकारी है कि यह उम्मीद और विश्वास और भरोसा जो था पहले 15 बरस से नीतीश कुमार के साथ जो जुड़ा हुआ था, वह संयोग से 2020 में आकर टूट गया है। यह एक बहुत विभत्स स्थिति है जनता दल यूनाइटेड के लिए। यह हो सकता है आने वाले वक्त में नीतीश कुमार आपको उसी गठबंधन के साथ मिलकर खड़े हो जाएं जो बीजेपी के विरोध में हो। यह हो सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। और जब कोई अपना विस्तार करना चाहता है, कांग्रेस और बीजेपी का एक बेसिक अंतर है। कांग्रेस ने अपने तौर पर क्षत्रपों को साथ लिया, उनको एक स्पेस दिया। बीजेपी ने क्षत्रपों को साथ लिया और क्षत्रपों को खत्म करने की पहल की। यह पंजाब में भी नजर आया, महाराष्ट्र में भी नजर आया। अलग अलग राज्यों में देखते चले जाइए, कभी मौका मिले तो चंद्रशेखर राव से पूछ लीजिएगा किस लिए वो समर्थन कर देते हैं बीजेपी का। वाईएसआर से पूछ लीजिएगा, उनके बेटे जब मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछ राय ले लीजिएगा, तो एक पता चलेगा आपको कि दक्षिण में भी यह हवा लोग को समझ में आने लगी है कि क्षत्रपों को खत्म करने की स्थिति में हिंदू राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है। यह सोच राजनीतिक मिजाज के साथ कैसे बीजेपी जीती है और इसको अपने कैडर के जरिए कौन सा घोल पिलाती है। सवाल यह है कि जातियों के संघर्ष में अपर कास्ट के सामने मुसीबत है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यह अपर कास्ट का संकट है। शहरीकरण की स्थिति है कि शहरों में लोगों के भीतर सवाल है और अपर कास्ट और शहर के सवाल ही आपको स्क्रीन पर रेंगते हुए नजर आते हैं, जिनकी तादाद इस देश के भीतर में बहुत कम है। और बिहार के भीतर में 2011 के सेंसस में आप कल्पना कीजिए, उस समय शहरीकरण जो था वह सिर्फ 12% था, 11.9%। हम आपसे 2011 का जिक्र कर रहे हैं और 2020 में वही शहरीकरण सिर्फ 11.2 या 9% जो होता था 2011 में, वह बढ़ के सिर्फ 14% तक पहुंचा है। यानी 86% ग्रामीण बिहार में रहता है। 86% के भीतर की गरीबी जो है वह शहरों से भी कई तुलना में बहुत पिछड़ी हुई है और शहर की गरीबी इस देश से कई तुलना में बहुत पीछे पड़ी हुई है। तो आप कल्पना कीजिए कि बिहार को कौन सी उम्मीद चाहिए, कौन सा आस चाहिए। इसीलिए वहां जातीय संघर्ष है, क्योंकि जातीय आधार पर नियुक्तियां, जातीय आधार पर इंस्टीट्यूशन चलाने की ताकतें जो हैं वो जातिगत तौर पर ही पनाह देती है और जातिगत तौर पर ही काउंटर करती है। बिहार के भीतर के हाईकोर्ट में और जिला अदालतों में जितने मामले चल रहे हैं, जातीय संघर्ष के मामले लगभग 27% हैं। जो जमीन के मामले हो, मर्डर के मामले हो या कोई मामले हो, वह लगभग 27% कास्टवार के साथ वो अदालतों तक पहुंचा हुआ। ये इसीलिए कास्ट को बिहार जीता है और कास्ट कैलकुलेशन में पहली बार नीतीश कुमार कहीं नहीं टिक पा रहे हैं, क्योंकि उनके खुद की जो अपनी स्थिति में, जिसका हम कुर्मी जिक्र करें, वह 4% आता है। कुशवाहा का जिक्र करें वो 6.4%, कुशवाहा अपना गुट बनाए हुए हैं। यादवों का जिक्र करें 14.4%, वो आरजेडी के साथ होगा। अब सवाल है कि ईबीसी और महादलित किधर जाएगा। तो ईबीसी और महादलित जब 2015 में पूरे तरीके से नीतीश और आरजेडी के साथ नहीं आ पाया, तो जब नीतीश और आरजेडी अलग अलग हो गए हैं तो ईबीसी और दलित जो है वो कैसे चला जाएगा एक साथ नीतीश के। नीतीश यहां पर चुनाव हारते हुए बहुत साफ तौर पर दिखा रहे हैं। इसका मतलब